हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम शेक्सपियर से ये आपकी शेक्सपियर की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। यानी कि शेक्सपियर पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और ये फर्स्ट प्रैक्टिस रहेगी जो आपकी शेक्सपियर से रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये सेशन, लेकिन उसके पहले हमारा यूपीटीसीटी का बैच चल रहा है जिनमें हम कितने आपके प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ओनली 269 में ये बैच मिलने वाला है आपको, और इसमें क्या होता है, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों ही आपको मिलने वाला है। टोटल 125 क्वेश्चन का ये फुल लेंथ पेपर होता है, ठीक है, टेस्ट होता है फुल लेंथ का, और जिनमें हमने अभी तक 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो इसमें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8081848735 पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और इस बैच में आप जुड़ सकते हो। ओनली 269 में आपको क्या मिलने वाला है, पूरा ग्रामर प्लस लिटरेचर और भी 125 क्वेश्चन का फुल टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो ये सारी पिट पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट क्विक रिवीजन है टीजीटी का, ये थ्योरी पीडीएफ है, एंड ये ग्रामर है, ये पीजीटी वालों के लिए है, और ये तीनों ही प्रैक्टिस के लिए है। ये तीनों ही प्रैक्टिस है, ये भी 4 राइटर पे प्रैक्टिस है, ये भी 4 राइटर पे है, मतलब ये फैक्ट विद आंसर है, और ये भी आपके लिटरेटम वगैरह पे प्रैक्टिस है। तो ये अगर आप पीडीएफ ही चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये शेक्सपियर पे फर्स्ट प्रैक्टिस रहेगी शेक्सपियर पे अकॉर्डिंग टू व्हीलर, और कोशिश करूँगी कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, व्हाट इज़ द जनरल आउटकम ऑफ अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर शेक्सपियर्स कैरेक्टर फ्रॉम हिज वर्क्स। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि व्हीलर के अनुसार शेक्सपियर के वर्क से उनके व्यक्तित्व का, यानी कि उनके पर्सनालिटी का पता लगाने के प्रयासों का क्या रिजल्ट रहा है। यानी कि जो शेक्सपियर का वर्क है ना, ऐसा उनका व्हीलर के अनुसार, व्हीलर का कहना है कि शेक्सपियर के वर्क से हमें शेक्सपियर की व्यक्तित्व का पता लगाना है कि आखिर शेक्सपियर का व्यक्तित्व कैसा रहा, और कैसे हम पता लगाएंगे शेक्सपियर के वर्क से, तो कैसा रहा, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये पूछा जा रहा है। तो व्हीलर का यही कहना था कि शेक्सपियर की लिटरेचर से उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश अधिकतर असफल रही है। यानी कि हम उसकी लिटरेचर से, यानी कि हम शेक्सपियर की लिटरेचर से, उनके वर्क से उनके कैरेक्टर को हम नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यही कहना था। और ये जो प्रयास हमारा रहा है, ये इसका जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो केवल वही जो शोध करता है उसी को संतोषजनक लगा जिन्होंने शेक्सपियर को खोजा। बाकी लोग इसे स्वीकार नहीं किए। यानी कि उनके कैरेक्टर को पहचानना बड़ा मुश्किल है। अगर हम चाह रहे हैं कि उनके कैरेक्टर को हम उनके वर्क से पहचान लें तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दे हैव प्रूव्ड कन्विंसिंग ओनली टू दियर डिस्कवर्स। यानी कि कौन कन्विंस थे, केवल वही लोग, यानी कि जो शोधकर्ता थे, जो डिस्कवर्स थे, वही संतोषजनक लगा उनको शेक्सपियर का कैरेक्टर। कंक्लूजन आर नॉट शेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि उनके वर्क से उनके कैरेक्टर का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, असफल रहा है, सिर्फ उनके डिस्कवर को ही ये सेटिस्फाइड लगा। What is Oscar Wilde's sentiment about the extent of our knowledge of Shakespeare? यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ऑस्कर वाइल्ड का शेक्सपियर के बारे में हमारी जानकारी को लेकर क्या विचार है, ठीक है। मतलब वो ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि शेक्सपियर के बारे में हमारी जानकारी को लेकर उनका क्या विचार था, कि शेक्सपियर के बारे में वो क्या क्या जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगेन यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वॉट वी डोंट नो इज़ मीगर एंड डिसअपॉइंटिंग व्हेन कलेक्टेड। कहने का मतलब इनका ये था, ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार कहने का मतलब ये था कि शेक्सपियर के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है वो बहुत ही कम है, और जब उस जानकारी को हम कलेक्ट किया जाता है तो हमें क्या फील होता है, निराशाजनक फील होता है, क्योंकि उस जानकारी से हमें ये क्लियर नहीं होता कि शेक्सपियर किस प्रकार के व्यक्ति थे। हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता उस जानकारी से। इसका मतलब यही होता है कि शेक्सपियर एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, कि उनके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो किस टाइप के पर्सनालिटी थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वेयर डिड शेक्सपियर्स लाइकली रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। तो शेक्सपियर ने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रिसीव की, तो ग्रामर स्कूल से की ना। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एट द ग्रामर स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड, ये याद रखना है, ठीक है।
एट द ग्रामर स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। इन्होंने अपनी जो अपनी जीवन का जो रिकॉर्ड है ना, शेक्सपियर की जो शुरुआती जीवन का रिकॉर्ड पूरी तरह नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की थी। वहाँ उन्होंने लैटिन लिटरेचर, क्लासिकल राइटरों से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू होम वॉज शेक्सपियर मैरिड इन 1582। तो शेक्सपियर ने 1582 में किससे शादी किया था? तो उन्होंने किससे शादी की थी, किससे शादी किया था? एनी हैथवे से शादी किया था ना, शेक्सपियर से जो उम्र में बड़ी थी। और जब उनकी शादी हुई तब शेक्सपियर केवल कितने साल के थे? 18 साल के थे। तो एनी हैथवे से ये शादी की थी। ये 26 ईयर ओल्ड थी और इनसे बड़ी थी, और शेक्सपियर उस समय 18 ईयर्स के थे, 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट वाज द एज डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियर एंड हिज वाइफ। देखिए यहाँ पे वही पूछा है कि शेक्सपियर और उनकी वाइफ के बीच में जो उम्र का था वो कितना अंतर था, एज डिफरेंस कितना था, ये पूछा जा रहा है। तो वो उनसे कितने साल बड़ी थी? एनी जो थी ना वो शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। ये उस समय समाज में ना बहुत मतलब असमान माना जाता था, जनरल माना जाता था। इस कारण ये जो शादी थी ना, ये कई लोगों के लिए चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वॉज 8 ईयर्स सीनियर टू हिम। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन वॉज शेक्सपियर्स एल्डेस्ट डॉटर सुसैना बैप्टाइज। तो इनकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम क्या था? सुसैना। ठीक है, इनको बैप्टाइज कब किया गया? देखिए सुसैना का जो बैप्टाइज डेट में है वो आपका 26 मई 1583 को हुआ था। और इट मीन्स ये है कि शेक्सपियर की जो शादी हुई थी वो 1582 में हुआ था, और कुछ महीनों के अंदर ही सुसैना का जन्म हो गया था, जिससे ये यहाँ पे भी केस लगाया जाता है कि शायद जो शादी थी ना, पॉसिबिलिटी है कि गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के कारण ही जल्दबाजी में हुआ था। यहाँ पे भी लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। तो इसमें से बताना है शेक्सपियर का कौन सा वो बच्चा था, कौन सा वो चिल्ड्रन था जिसकी डेथ 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का मात्र एक बेटा था जिसका नाम क्या था? हैमलेट, और उसकी डेथ 11 साल की उम्र में हो गई थी। कब हुई थी? 1596 में। ये याद रखना है, 1596 में इसकी डेथ हुई थी। और ये जब घटना हुई तो शेक्सपियर का जो व्यक्तिगत जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ने वाली थी, और माना जाता है कि इसका जो प्रभाव है ना उनके राइटिंग्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट। नेक्स्ट पे आएंगे, अराउंड व्हाट ईयर डिड शेक्सपियर लीव हिज फैमिली एंड गो टू लंदन। तो शेक्सपियर ने लगभग किस ईयर अपने परिवार को छोड़कर लंदन की ओर रुख किया, यानी कि लंदन चले गए अपने परिवार को छोड़कर? कौन से ईयर में? 1582, 97, 87, 609, मतलब 1609। तो ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने लगभग यहाँ पे लगाया 1587 में। ठीक है, 1587 में लंदन चले गए थे। 1587 में लंदन चले गए थे सो दैट वो थिएटर की दुनिया में अपने लिए स्थान बना सके। ठीक है, वहाँ उन्होंने एक एक्टर, राइटर और कई रूप में काम किया। व्हाट इज़ द रूमर्ड रीज़न फॉर शेक्सपियर लिविंग स्ट्रैटफोर्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ दिया, इसका रूमर्ड रीज़न क्या था, एक चर्चित कारण क्या था, क्यों उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था कि एक स्टोरी के अनुसार, ठीक है, शेक्सपियर ने वहाँ पे ऐसा पता चला कि शेक्सपियर ने सर थॉमस लूसी के पार्क से हिरन चुराया था और पकड़े जाने के डर से वो लंदन भाग गए थे। ऑल्दो ये एक हिस्टोरिकल रूप से पुष्टि नहीं है, लेकिन ये फेमस ऐसा कहा जाता है कि, ठीक है, ये बात काफ़ी फेमस हो गई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ही स्टोल डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। What significant property did Shakespeare purchase in Stratford in 1597? शेक्सपियर ने 1597 में स्ट्रैटफोर्ड में कौन सी वो संपत्ति खरीदी थी, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोब थिएटर है कि एनी हैथवेज कॉटेज है कि न्यू प्लेस है कि सर थॉमस लूसीज पार्क है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने 1597 में खरीदी थी, ये पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा, तो इन्होंने ना न्यू प्लेस खरीदा था, न्यू प्लेस इनकी प्रॉपर्टी थी, इन्होंने खरीदी थी, जो उस समय स्ट्रैटफोर्ड की सबसे बड़ी और भव्य प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहीं पे बिताए थे, न्यू प्लेस में। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंशन एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर शेक्सपियर्स लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर के जो प्राइमरी सोर्स, ठीक है, यानी कि शेक्सपियर की लीजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए कौन सा प्राइमरी सोर्स
से उल्लेखित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर का जो पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों के लिए कौन सा स्रोत मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है, कि उन्होंने कहाँ से सोर्स लिया है ज़्यादातर। तो यहाँ पे चौसर के कैंटरबरी टेल्स की, ओविड की मेटामॉर्फोसिस, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स या किंग जेम्स बाइबल। तो शेक्सपियर ने कई ऐतिहासिक, कई हिस्टोरिकल प्ले जैसे कि हेनरी फोर्थ हो गया, रिचर्ड थर्ड हो गया, ये सारे उन्होंने लिखे हैं, जिनके लिए उन्होंने हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स का भरपूर यूज़ किया है। यहाँ से हॉलिंसेट क्रॉनिकल का भरपूर यूज़ किया है। ये एक हिस्टोरिकल राइटिंग था जिसमें ब्रिटिश हिस्ट्री को बहुत ही सीक्वेंस से प्रस्तुत किया गया था। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, तो कितने सोनेट इन्होंने लिखे हैं, लगभग कितने सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, तो 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, जो 1609 में पब्लिश किया गया था। ये सोनेट को 1609 में पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? थॉमस थॉर्प ने। ठीक है, थॉमस थॉर्प ने किया था, ये ध्यान रखना है। ओके, विच स्कॉलर डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर into periods including a period of gloom and depression, a period of restored serenity। किस स्कॉलर ने शेक्सपियर के करियर को अलग अलग पीरियड्स में विभाजित किया है, जिसमें अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन है, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी शामिल है। तो डाउडन है, ब्रेडले है, ग्रीने है या फिर लॉन्ग है, वो कौन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, लॉन्ग ने किया था, WJ लॉन्ग ने, ये याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर पीरियड 1, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, 4 पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया था, जो लॉन्ग थे 4 पीरियड में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था? पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा था अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो था पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। चौथा था पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ कॉम आफ्टर स्टॉर्म। ठीक है, तो लॉन्ग इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु अटैक्ड शेक्सपियर्स एज एन एपिस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स इन ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। तो किसने शेक्सपियर पे अटैक किया था ये कहकर? एन एपिस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स। इन कहाँ पे किया था? इनका पैम्फलेट था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में। किसने कहा था? ठीक है, उनकी क्रिटिसाइज किया था ऐसा कह के। तो ये जो फेमस कोटेशन था ये रॉबर्ट ग्रीन का था, जो शेक्सपियर की शुरुआती क्रिटिक में से एक थे। उन्होंने ये कमेंट इस बात पर की थी कि शेक्सपियर एक प्रशिक्षित विद्वान नहीं थे, फिर भी उनकी राइटिंग इतनी सफल कैसे रही। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था ये बात। Which Shakespearean scholar in Shakespeare's His Mind and Art 1875 divided Shakespeare's career into 4 periods in the workshop, in the world, out of depth, on the heights। तो वो कौन सा शेक्सपियरियन स्कॉलर है? ठीक है, जो उन्होंने लिखा है इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में शेक्सपियर के करियर को ना 4 पीरियड में 4 पीरियड में डिवाइड किया है। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट। तो वो कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वो कौन है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका डाउडन हो जाएगा। डाउडन इज़ करेक्ट, ये याद रखना है। डाउडन ने क्या किया है? इन हिज शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में शेक्सपियर के करियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया है इन द वर्कशॉप, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ब्रैडली की फेमस वर्क है, ब्रैडलेस फेमस वर्क ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पब्लिश 1904 इज टाइटल्ड। तो ब्रैडले द्वारा लिखी गई 1904 की फेमस जो क्रिटिसिज्म बुक का टाइटल क्या था? ठीक है, उन्होंने 1904 में लिखा था ना एक क्रिटिसिज्म बुक, तो उसकी टाइटल क्या थी ये पूछा जा रहा है। तो उसकी टाइटल थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो 1904 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये इन्होंने उनकी ट्रेजेडी पर बेस्ड थी, जैसे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी जिसमें हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर जैसे थे, ये इसी पर बेस्ड थी। नेक्स्ट पे आएंगे। द शिपरेक सीन इन द टेम्पेस्ट इज शेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम एन इवेंट इन्वॉल्विंग विद शिप। तो टेम्पेस्ट में दिखाया गया कि जो शिपरेक यानी कि जहाज डूबने का सीन किस ऐतिहासिक जहाज से संबंधित घटना से प्रेरित है, ये पूछा जा रहा है। शिपरेक सीन जो टेम्पेस्ट में दिखाया गया है, ऐसा कहा जाता है कि जहाज डूबने का जो सीन है वो किस ऐतिहासिक जहाज से संबंधित घटना से प्रेरित है। ठीक है, यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1609 में, ये याद रखना है 1609 में
द सी वेंचर नाम का एक जहाज़ बरमूडा आइलैंड के पास तूफान में फंस गया था और ये घटना उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, चर्चित हुई और माना जाता है कि इसने शेक्सपियर को द टेम्पेस्ट लिखने की एक प्रेरणा दी। तो द सी वेंचर इज़ करेक्ट, ये ध्यान रखना है, सी वेंचर। और ये जो सी वेंचर नाम का जहाज़ था बरमूडा आइलैंड के पास तूफान में फंस गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1609 में। इन वॉट ईयर डिड द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग अ प्रीमियर ऑफ हेनरी 8? यहाँ पे पूछा जा रहा है हेनरी 8 के एक स्टेज के दौरान ग्लोब थिएटर किस वर्ष जलकर नष्ट हो गया था? उस समय हेनरी 8 परफॉर्म्ड हो रहा था। तो 1613 में, ये याद रखना है, 1613 में स्टेज पर परफॉर्म हो रहा था शेक्सपियर का ये प्ले, हिस्टोरिकल प्ले था हेनरी 8, और 1613 में ही ये जल गया था और जिसके कारण, जब जल गया तो जिसके कारण ये जो प्ले है ना ये अधूरा रह गया, अनफिनिश्ड रह गया। इसको ना टाइटल जो है ऑल इज़ ट्रू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ऑल इज़ ट्रू। तो ये ध्यान रखना है। और दोबारा से क्या हुआ, फिर 1614 में इसको फिर से रिबिल्ड किया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1613 में जब हेनरी 8 को ना परफॉर्म किया जा रहा था तब थिएटर में तोप का प्रयोग किया गया और तोप के प्रयोग के दौरान ही ये आग लग गई, ग्लोब थिएटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। फिर अगेन 1614 में इसको रिबिल्ड कराया गया, ये ध्यान रखना है। वाई डिड शेक्सपियर ऑल्टर हिज विल ऑन मार्च 25, 1616? तो शेक्सपियर ने 25 मार्च 1616 को अपनी विल में क्या परिवर्तन किया और क्यों किया, ये पूछा जा रहा है। उन्होंने 25 मार्च 1616 में अपनी विल मतलब वसीयत, अपनी वसीयत में उन्होंने परिवर्तन किया, तो क्या किया और क्यों किया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए शेक्सपियर ने अपनी बेटी जूडिथ के लिए, ठीक है, अधिक जो फाइनेंशियल सुरक्षा थी उसको सुनिश्चित करने के लिए अपनी विल में बदलाव किया, क्योंकि उसका जो पति था टॉमस क्वीने, देखिए उनकी जो बेटी थी ना, जो बड़ी बेटी थी सुसैना, ये याद रखना है, जो सुसैना है, हो क्या पता ये भी क्वेश्चन आ सकता हो। सुसैना ने किससे शादी की थी, तो ये याद रखना है जॉन हॉल से, ठीक है। सुसैना ने किससे शादी की थी, जॉन हॉल से शादी की थी। और जूडिथ ने किससे शादी की थी, टॉमस क्वीने से, टॉमस क्वीने, ये जूडिथ ने शादी किया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी विल में इसलिए बदलाव कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया था कि जो जूडिथ के लिए अधिक फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विल में बदलाव किया, क्योंकि उसका जो पति था ना ये टॉमस क्वीने, इस पर उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि ये रिलायबल पर्सन नहीं माना जाता था, मतलब ये शेक्सपियर को नहीं माना, मतलब वो रिलायबल नहीं मानते थे। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। रॉबर्ट ग्रीन रेफर टू शेक्सपियर एज एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टोटम एंड द ओनली डैश सीन इन अ कंट्री। तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टोटम और द ओनली डैश सीन इन अ कंट्री कहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा और क्या कहा था आगे, प्ले सीन था कि शेक सीन था, ट्रेजिक सीन था कि विट सीन था। तो यहाँ पे याद रखना है कि रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत ही व्यंग यानी कि सटायर करते हुए शेक्सपियर को ना शेक सीन कहा था, ये दिखाने के लिए कि वो स्टेज पर हावी हो रहा है, जबकि वे शास्त्र शिक्षा से एकदम विहीन है, यानी कि उसको आता नहीं हो, कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, और तब भी वो स्टेज पर हावी हो रहा है, इतना अच्छा प्ले दे रहा है, फेमस हो रहा है। तो ये जो शब्द उन्होंने यूज़ किया था ये इंसल्ट के लिए उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ सेक्स सीन, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा ओनली सेक्स सीन इन कंट्री, यानी कि सिर्फ कंट्री में सेक्स सीन ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज। देखिए ये शेक्सपियर की फर्स्ट प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आपको ना इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट है, पहली है, तो धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियर के जो नैरेटिव पोएम था वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, ये किसे डेडिकेटेड है, ये पूछा जा रहा है किसे डेडिकेटेड है। तो शेक्सपियर की ये दोनों जो नैरेटिव पोएम्स है ना, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन मतलब साउथहैम्पटन या फिर हेनरी रियोस्ले को डेडिकेटेड है। ऑप्शन में हेनरी रियोस्ले आ जाएगा तब भी वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यूथ मतलब ये यूथ दरबारी यानी कि कोर्ट शेक्सपियर का संरक्षक माना जाता था, और यह भी कहा जाता था कि शेक्सपियर ने अपने कुछ सोनेट्स भी उन्हीं को डेडिकेट किए हैं। शेक्सपियर वॉज अ चार्टर मेंबर ऑफ द चैम्बरलेन्स मेन इन 1594। व्हाट डिड हिज कंपनी चेंज इट्स नेम टू इन 1603। तो यहाँ पे याद रखना है कि शेक्सपियर ने 1594 में
द चैम्बरलेन्स नामक जो नाटक की मंडली थी उसके चार्टर सदस्य बने 1594 में। 1603 में यही जो नाटक मंडली थी इसका नाम क्या रखा गया था? तो 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट आया ना, उनको खुश करने के लिए शेक्सपियर ने क्या किया था? द किंग्स मेन रख दिया था। ठीक है, जब किंग जेम्स सत्ता में आए तो उन्होंने इस नाटक मंडली को अपना आधिकारिक संरक्षण प्रदान किया और इसका नाम द किंग्स मेन रख दिया। ये नाम शेक्सपियर के करियर में एक सम्मानजनक मोड़ माना जाता है। ठीक है, According to Wordsworth, which of Shakespeare's sonnet beginning at 127 are worse than a puzzle pig and abominably harsh, obscure and worthless? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार शेक्सपियर ने कौन सी सोनेट्स, यानी कि जो 127 से शुरू होने वाली, उसमें पजल पिग से भी बदतर और भयानक रूप से कठोर, अनक्लियर और निरर्थक कहा है। ठीक है, किसको कहा है? जहाँ से 127 सोनेट आपकी शुरू हो रही है, तो किसे उन्होंने कहा है? सोनेट टू द फेयर यूथ को, कि सोनेट टू द हिज मिस्ट्रेस की, द प्रोक्रिएशन सोनेट की, ऑल ऑफ हिज सोनेट्स इक्वली। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि 127 से शुरू होने वाली सोनेट, जिन्हें डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है, क्योंकि 127 से ही शुरू हो रहा है तो डार्क लेडी को ही समर्पित है वो, तो जिन्हें डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है, पर काफ़ी कठोर उन्होंने कमेंट किया था और उन्हें इन सोनेट्स में सौंदर्य, यानी कि जो ब्यूटी है और भावनात्मक क्लियरता, मतलब क्लियरिटी नहीं दिखी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, सोनेट टू हिज मिस्ट्रेस इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ के अनुसार था, क्योंकि 127 से शुरू होने वाली जो सोनेट थी यही थी, डार्क लेडी वाली, मिस्ट्रेस वाली। What did Hazlitt believe Shakespeare would have been considered if he had written nothing but his sonnets? यहाँ पे आपका डार्क लेडी भी होना चाहिए, क्योंकि डार्क लेडी को ही समर्पित है ना इधर की सोनेट। डार्क लेडी जिन्हें हम मैरी फिटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि What did Hazlitt believe Shakespeare would have been considered if he had written nothing but his sonnet? तो हैज़लिट का मानना था कि अगर शेक्सपियर ने केवल सोनेट्स ही लिखी होती तो उन्हें किस रूप में देखा जाता। ठीक है, उन्हें किस रूप में देखा जाता, ये किसका मानना था? हैज़लिट का। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अ कोल्ड आर्टिफिशियल राइटर विद नो जेन्युइन सेंस ऑफ नेचर और पैशन, इस रूप में देखा। हैज़लिट का मानना था अगर शेक्सपियर केवल सोनेट तक सीमित रहते हैं तो वो एक कोल्ड और एक आर्टिफिशियल राइटर के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें नेचर या गहरी भावना की कोई सच्ची अनुभूति नहीं होती। Who described Shakespeare's sonnet as being full of fine things said unintentionally in the intensity of working out conceits? किसने कहा है, किस क्रिटिक ने कहा है कि शेक्सपियर की जो सोनेट है ना, शेक्सपियर की जो सोनेट है वो फुल ऑफ फाइन थिंग्स सेड अनइंटेंशनली इन द इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग आउट कंसीट है, यानी कि सुंदर बातों से भरी हुई है जो अनजाने में भावनात्मक तीव्रता के दौरान कही गई है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ, हैज़लिट, कीट्स, लैंडोर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कीट्स ने कहा है। ये जो कमेंट है ये कीट्स ने कहा है। उनके अनुसार शेक्सपियर के जो सोनेट्स है ना, वो कई बार ऐसी गहराइयाँ उभरती हैं जो कवि ने जानबूझकर नहीं बल्कि प्रवाह में कह दी हो, यानी कि जल्दी जल्दी में कह दी हो। ऐसी डेप्थ है उनके सोनेट्स में, ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने जानबूझ के नहीं कही हो बल्कि वो फ्लो में निकल गई हो। नेक्स्ट पे आएंगे, विच क्रिटिक लिंक्ड शेक्सपियर सोनेट टू रास्पबेरी जैम विदाउट क्रीम, विदाउट क्रस्ट, विदाउट ब्रेड टू ब्रेक इट्स विस्डिटी, डिस्क्राइबिंग देम एज हॉट एंड पॉथरी। तो कौन से क्रिटिक ने कहा है शेक्सपियर के सोनेट को, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस क्रिटिक ने शेक्सपियर की सोनेट की तुलना रास्पबेरी जैम, जिसमें ना क्रीम हो ना ब्रेड हो ना ही कोई चिपचिपा गाढ़ापन से की है। जो रास्पबेरी जाम होता है उसमें भी, मतलब जो रास्पबेरी जैम होता है वो बिना क्रीम का होता है, बिना क्रस्ट का, बिना ब्रेड का। ऐसा मतलब उससे कंपैरिजन किसने किया है, किस क्रिटिक ने किया है शेक्सपियर के सोनेट्स को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये तीखा है, बहुत ही कटु है बोल सकते हो ना, ये तीखा कमेंट है लेकिन बहुत ही फेमस कमेंट है। लैंडोर ने कहा है, लैंडर, ठीक है, लैंडर ने कहा है, जिन्होंने इस सोनेट्स को ना हॉट एंड पॉथरी कहा है, यानी कि बहुत गरम यानी उलझन भरा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव इन टोटल? तो कितने बच्चे थे शेक्सपियर के, कुल कितने बच्चे थे? 3 थे, मतलब 3 बच्चे थे, जिनमें उनकी एक सुसैना थी, बड़ी बेटी थी, और बाद में ट्विंस हुए हैमलेट एंड जूडिथ, और हैमलेट की डेथ 11 ईयर्स की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट पे आएंगे, विच हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस द डिपिक्शन ऑफ द शिपरेक इन द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट में जहाज डूबने की सीन को प्रेरित करने वाली ऐतिहासिक घटना कौन सी थी, अभी मैंने बताया है। तो 1609 में सी वेंचर नाम का जो जहाज़ था वो बरमूडा आइलैंड के पास तूफान में फंस गया था, और यही इवेंट ने द टेम्पेस्ट के शुरुआती सीन के लिए शेक्सपियर को प्रेरित किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, द रैक ऑफ द सी वेंचर ऑन द बरमूडाज इन 1609 में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पैम्फलेट इन विच ही क्रिटिसाइज शेक्सपियर। तो रॉबर्ट ग्रीन ने जिस पैम्फलेट में शेक्सपियर की आलोचना की थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था, वो एक फेमस या यूँ बोलो कि एक नोटोरियस पैम्फलेट था, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट था, जिसमें ग्रीन ने क्या किया था, शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर नीचे दिखाने की कोशिश की थी। तो ये था पैम्फलेट जो 1594 आई थिंक 94 के करीब आया था। नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर सन हैमलेट डाइड ऑन। तो शेक्सपियर की जो बेटे हैं उनकी डेथ किस दिन हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने भी बताया कि 1596 में हुआ था, तो उतना ध्यान रखना है यहाँ पे किस डेथ हुई थी। जो शेक्सपियर के जो बेटे हैं हैमलेट का जो निधन हुआ था वो 11 अगस्त 1596 में हुआ था। उनकी डेथ ने शेक्सपियर के गहरे व्यक्ति दुख में डुबो दिया था, ठीक है, जो उनके प्लेस में हमको देखने को मिलता है अगस्त 11 1596 में। तो ये था 30 क्वेश्चन। कैसा लगा, आपके शेक्सपियर पे था, और मैं सोच रही हूँ कि आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, जो भी शेक्सपियर से रिलेटेड, यानी कि पहले शेक्सपियर 4 राइटर पे ही प्रैक्टिस कराएंगे धीरे धीरे एकदम इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ। कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिसको PDF चाहिए या जिसको वो पेड जो चल रही है प्रैक्टिस सेट, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। 1 मिनट, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पेड PDF भी ले सकता है, एंड वो जो बैच चल रही है प्रैक्टिस बैच वो भी ले सकता है। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसका जो PDF चाहिए YT का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों जगह आप जुड़ जाइएगा। बाय बाय।